नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त और गाइड लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा एक बहुत ही वास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुका था। अब इसके बाद में इंग्लिश ग्रामर की एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ आज आपके साथ में डिस्कस करनी है। दोस्तों, ये जो चीज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। जब कभी आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं या फिर एसएससी एग्ज़ाम में आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग्स आपको लगे हुए मिलते हैं। तो क्या कुछ उनके बारे में नियम होते हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, इन सब के बारे में आज दोस्तों चर्चा करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप सबसे दोस्तों विनम्र निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वीडियोस को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर की और जीएस की निःशुल्क और सटीक जानकारी मुहैया करवाई जा सके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग पर चलने से पहले आज का जीएस का क्वेश्चन आप सबके लिए दोस्तों, अभी रिसेंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर्स का एक इवेंट हुआ है। देश के 49th यानी 49वें चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो चुका है दोस्तों। 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड। अभी रिसेंटली श्री उदय उमेश ललित, बल्कि हमें ये कहना चाहिए जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने देश के 49th चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ले ली है दोस्तों। और इनसे पहले जो देश के चीफ जस्टिस थे वो थे श्री एन.वी. रमन्ना। क्वेश्चन दोस्तों आज आप सबके लिए ये है कि हमारे देश का सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द इंडियन हिस्ट्री? तो दोस्तों आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन बी अल्तमस कबीर, ऑप्शन सी रंजन गोगोई, या फिर ऑप्शन डी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ या वाईवी चंद्रचूड़ भी जिन्हें कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और अगर जानकारी आपको रोचक लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन का सही जवाब और बैकग्राउंड जानकारी मैं आप सबके साथ में वीडियो के अंत में साझा करूंगा। आज आपसे प्रॉमिस है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो चारों ऑप्शंस, आंसर एक ही सही है, लेकिन जो चारों बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पिकूलियर। इनके बारे में ट्रिविया नॉलेज मैं आप सबके साथ में वीडियो के अंत में शेयर करूंगा। तो प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पर, क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स की दोस्तों हमें बात करनी है आज। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि सर क्वेश्चन तो हम जानते हैं, क्वेश्चन टैग कहाँ से आ गया? तो दोस्तों एक चीज़, इस सवाल का जो जवाब है ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही छुपा हुआ है। आम बोलचाल में दोस्तों आप सभी ने कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति से या ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब आप एक आदमी से बात कर रहे हैं या फिर कुछ लोगों के समूह से बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात कहते हैं और अपनी बात कहने के बाद में आप उस बात का कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। जैसे सपोज मेरे हाथ में एक पेन है, अब मुझे पता है ये पेन बोर्ड पर लिखने के काम आता है, लेकिन अगर मेरे मन में कहीं ना कहीं कोई डाउट हो कि ये पेन क्या वाकई में बोर्ड पर लिखने के काम आता है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने सामने वाले व्यक्ति से कहूँगा ये पेन बोर्ड पर लिखने के काम आता है या नहीं। एक तरह का मैं क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं उससे। मैंने अपनी बात कह दी, ये पेन बोर्ड पर लिखने के काम आता है, और साथ में अपना कंफर्मेशन लेने के लिए मैंने 2 शब्द जोड़ दिए या नहीं। इसी तरीके से मैंने सपोज अपने सामने वाले व्यक्ति से पूछा तुम कल दिल्ली गए थे ना, वो जो लास्ट में ना लगा दिया, इसका क्या मतलब है? तुम कल दिल्ली गए थे, मैं कह रहा हूं कि ये व्यक्ति कल दिल्ली गया था, लेकिन इसके साथ में मैंने उस चीज को कंफर्म करने के लिए, डबल श्योर होने के लिए क्या कर दिया? एक टैग लगा दिया, एक शब्द जोड़ दिया। और यही जो शब्द जुड़ता है दोस्तों, ये कहलाता है क्वेश्चन टैग। यानी कि जब आप अपनी कही हुई बात को कंफर्म करना चाहते हैं, और कंफर्म किससे कर रहे हैं? वही व्यक्ति जिससे आपने वो बात कही है। तुम कल दिल्ली गए थे या नहीं? आज
स्कूल में क्लास लगी थी या नहीं। आप सपोज अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि आज स्कूल में फिजिक्स का लेक्चर लगा था या नहीं। इसी तरीके से दोस्तों अक्सर आप देखते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में आप अपनी कही हुई बात को, आप जानते हैं उस बात को, दैट थिंग इज श्योर, आपको मालूम है कि ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी आप कंफर्म करने के लिए अपनी चीज को, अपनी कही हुई बात को श्योर होने के लिए अक्सर एक दो शब्दों का क्वेश्चन टैग यूज कर देते हैं। तो आज हमें दोस्तों इसी टैग के बारे में बात करनी है। सबसे पहले सीखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा दोस्तों डेफिनेशन से पहले। राम इज ए गुड बॉय, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। सेंटेंसेस के कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, सारे कैटेगराइजेशन आप जानते हैं। आपने एक बात कही, राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय, एफर्मेटिव सेंटेंस है। राम इज नॉट ए गुड बॉय, नेगेटिव सेंटेंस है सर। आपने एक सेंटेंस कहा, एफर्मेटिव सेंटेंस, और अब सपोज आप ये सेंटेंस आपने जिस व्यक्ति से कहा, उस व्यक्ति से आप इस सेंटेंस का कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, इसको प्रूफ करवाना चाहते हैं। राम इज ए गुड बॉय, क्या करेंगे, कॉमा, इजेंट ही, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। राम एक अच्छा लड़का है या नहीं, राम एक अक्सर आप क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को इस तरीके से भी लिख लेते हैं या फिर इस तरीके से, राम एक अच्छा लड़का है ना, या राम एक अच्छा लड़का है या नहीं। तो इस तरीके से आपने दो शब्द लगा करके अपनी कही हुई बात, आपको मालूम है राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन जो व्यक्ति सामने खड़ा होकर के आपकी बात सुन रहा है, आप उससे इस बात को मनवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो आपकी बात में हामी भरे, तो इसीलिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। राम एक अच्छा लड़का है कि नहीं, राम एक अच्छा लड़का है या नहीं। एक इंटरेस्टिंग वाकया मुझे इसी के साथ याद आ रहा है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनका एक फेमस डायलॉग है ना, ये चीज हुई या नहीं, तो क्या करते हैं वो अपनी कही हुई बात, वो जानते हैं कि ऐसा काम हुआ है, देश में भ्रष्टाचार कम हुआ या नहीं, ये काम हुआ या नहीं। तो इस तरीके से दैट इज व्हाट क्वेश्चन टैग ही तो है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी तो क्वेश्चन टैग ही इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी उस बात में। तो बात ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है ये चीज हुई है, बट वो जनता से उस बात को बुलवाना चाहते हैं, जनता से उस बात की कंफर्मेशन लेना चाहते हैं। तो वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो दोस्तों अब आप जान लीजिए कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग इज नथिंग बट ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों का समूह होता है विच इज यूज्ड आफ्टर ए प्रॉपर सेंटेंस टू कन्वे या टू इनवाइट दी कंफर्मेशन फ्रॉम दी ऑडियंस। ऑडियंस से आप कंफर्मेशन मंगाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उसके लिए सेंटेंस के बाद में इस्तेमाल होने वाले दो या तीन शब्द को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन टैग कहा जाता है। क्वेश्चन टैग इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज प्लेस्ड आफ्टर ए सेंटेंस टू इनवाइट द कंफर्मेशन फ्रॉम द ऑडियंस। ऑडियंस से कंफर्मेशन मंगाने के लिए सेंटेंस के लास्ट में लगाए गए दो या तीन शब्दों के समूह को क्वेश्चन टैग आप कहते हैं, राइट। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर जब क्वेश्चन नाम की चीज ऑलरेडी बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर में, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीख लिया था, तो फिर क्वेश्चन टैग की क्या जरूरत थी, क्यों हम क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं अलग से। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए। एक हिंदी में कहावत है कि जहां पर तलवार काम करेगी वहां पर सुई काम नहीं कर सकती, और जहां पर सुई काम कर सकती है वहां पर तलवार काम नहीं करेगी, राइट।
जो काम क्वेश्चन टैग कर सकता है वो काम एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कर सकता। एक प्रॉपर क्वेश्चन का सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो काम नहीं कर सकता। राइट? जैसे आप अपनी बात कह रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आप उस चीज को अपनी ऑडियंस से कंफर्म करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये एक रिपीटिशन होगा। मैंने एक बात कही, राम इज ए गुड बॉय। अब अगर मुझे इसका कंफर्मेशन चाहिए और मैं क्वेश्चन टैग इस्तेमाल ना करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे दोबारा एक सवाल पूछना पड़ेगा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज राम, कि राम किस तरह का व्यक्ति है। तो मेरी ऑडियंस सोचेगी कि अरे यार अजीब पागल आदमी, अभी तो कह रहा था कि राम एक अच्छा लड़का है, अब दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि राम किस प्रकार का आदमी है। तो इसका दिमाग हिल तो नहीं गया है? मेरी ऑडियंस मुझे ही पागल समझेगी। तो बजाय इसके, ऐसा पागलपना करने के बजाय मैं क्या करूंगा, भाई राम एक अच्छा लड़का है, मैंने ये बात कही, उसके बाद में मैं एक छोटा सा बस 2 शब्द लगा दूंगा, या नहीं। वो जो 2 शब्द लगाए मैंने, या नहीं, उससे मेरी ऑडियंस सुनेगी कि हमारे स्पीकर बोल रहा है राम एक अच्छा लड़का है या नहीं। अपने मन में ऑडियंस सोचेगी यस, राम एक अच्छा लड़का है। मैं कहूं सचिन तेंदुलकर एक बेहतरीन खिलाड़ी है या नहीं, ऑडियंस सुनकर के अपने आप हामी भरेगी, हाँ जी सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है। तो इस तरीके से आप अपनी बात का कंफर्मेशन जनता के मन में लेने के लिए अलग से सवाल ना पूछें, सिर्फ क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कर लें। दोबारा से क्वेश्चन पूछना आपका पर्पस डिफीट कर देगा, आपका सेंटेंस को मोनोटोनस बना देगा, रिपीटिशन करवा देगा, और अननेसेसरी की कंफ्यूजन भी हो सकती है। कंफ्यूजन भी तो हो रही, भाई मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस बोल दिया कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज राम इज, कि राम किस तरह का आदमी है। तो मेरी जो ऑडियंस है, श्रोतागण है, वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार एक बार कहता है अच्छा लड़का है, एक बार पूछ रहा है कि किस तरह का आदमी है, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसीलिए आपको दोबारा से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज यूज क्वेश्चन टैग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बजाय आप क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों आते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर एक हमारे पास प्रॉपर क्वेश्चन है और एक तरफ हमारे पास क्या है, केवल क्वेश्चन टैग है, तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंस होता है कंप्लीटनेस का। क्वेश्चन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है, अपने आप में एक सेंटेंस होता है, पूरी ग्रामेटिकल यूनिट होती है। उसका सब्जेक्ट होता है, उसकी वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है, सारी चीजें होंगी वहां पर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो अपने आप में एक अलग यूनिट होता है। क्वेश्चन टैग अपने आप में अलग यूनिट नहीं होती है, ये मेन सेंटेंस के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो होता है दोस्तों इंडिपेंडेंस का या इंडिपेंडेंस। ये एक अपनी आप में इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, ये जबकि इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं होती है। दूसरी बात, इसको आप जहां मर्जी चाहें वहां पर अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन सेंटेंस जो होगा उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि क्वेश्चन टैग अब क्योंकि डिपेंडेंट है मेन सेंटेंस के ऊपर, तो इसीलिए इसके जो नियम कानून है वो एज पर मेन सेंटेंस चलेंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन टैग को आप अपनी मन मुताबिक चेंज नहीं कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको मकान मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, मकान मालिक ने जो नियम कानून बनाए उनके हिसाब से। तो ये भी क्वेश्चन टैग क्या है, एक तरीके का किराएदार है। मेन मकान मालिक कौन है? मेन सेंटेंस जो है, सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग इसको चलना पड़ेगा। जबकि प्रॉपर क्वेश्चन सेंटेंस जो होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होगा, उसको आप जैसे मर्जी चाहें फॉर्म कर सकते हैं। राइट? तो ये दोस्तों कुछ डिफरेंस होते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन टैग में। इसके साथ में एक छोटा सा डिफरेंस आपको दोस्तों और याद रखना चाहिए, वो है फॉर्मेलिटी का। क्वेश्चन अक्सर फॉर्मल लैंग्वेज में पूछा जाता है। जब कभी आपको फॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करना है तो आप क्वेश्चन पूछने की प्रेफरेंस देते हैं, जबकि इनफॉर्मल बातचीत हो रही है, कलीग्स के बीच में बात हो रही है, दोस्तों के बीच में बातचीत हो रही है, तो वहां पर क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन टैग इस्तेमाल कर लिया जाता है।
राइट। तो फॉर्मेलिटी का भी एक इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है कि जब कभी बातचीत ज्यादा फॉर्मल है तो क्वेश्चन का इस्तेमाल कीजिए, जब कभी बातचीत इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, यार दोस्तों के बीच में है, तो वहां पर आप क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद में एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब कभी आप दोस्तों क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं जब आपने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में पूरा होता है तो इसका जवाब भी दोस्तों पूरा आना चाहिए। क्वेश्चन टैग पूरा सेंटेंस नहीं होता है, एक छोटी सी सहमति होती है, तो इसका जवाब भी जो होगा वो एक छोटी सी सहमति होगी, हाँ या ना में। राइट। इस ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में आपको अक्सर किस किस तरह के क्वेश्चन टैग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि क्वेश्चन टैग केवल जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका बनाया जाता है। ठीक है, मेन वर्ब का कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। पहली बात एक जान लीजिए कि आपके पास एक सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला राधा लिव्स हियर, राधा यहां रहती है, राधा लिव्स हियर, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। डजंट शी, ये इसका क्वेश्चन टैग हो गया। तो ये तो दोस्तों स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि पहले आपके पास एक एफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एफर्मेटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ भी क्वेश्चन टैग लगाया जाता है। ओके, हाँ सर इंटेरोगेटिव के साथ में हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे भैया ऐसा पाप मत करो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी सवाल पूछ रहा है, उसके साथ में क्वेश्चन टैग भी लगाओगे क्या? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक ही सेंटेंस में दो दो बार सवाल पूछो, नहीं ऐसा मत करना। एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में क्वेश्चन टैग लग सकता है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ में क्वेश्चन टैग लग सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ भी क्वेश्चन टैग लग सकता है। बाकी इंटेरोगेटिव, ऑप्टेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी, इनके साथ में क्वेश्चन टैग नहीं लगता है नॉर्मली। ओके, इंटेरोगेटिव के साथ तो कभी ही नहीं लग सकता, ऑप्टेटिव के साथ में नहीं लग सकता। हाँ, एक आध बार आपको रेयर केस में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं उनके साथ में क्वेश्चन टैग मिल सकता है। जैसे आप कहें कि अरे भाई कितना सुंदर दृश्य है, नहीं है क्या? तो इस तरीके से आपको एक्सक्लेमेटरी में बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन अक्सर जिनके साथ में मिलेगा वो कौन कौन से हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, इनके साथ में आपको क्वेश्चन टैग मिलेगा। तो आपने सेंटेंस लिखा, उसके साथ में अपना क्वेश्चन टैग आपको ड्राफ्ट करना पड़ता है। तो इसके भी दोस्तों अपने कुछ नियम कानून है कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन टैग को फॉर्मेट करते हैं। क्वेश्चन टैग बनाने का जो नियम कानून है वो दोस्तों आपको आज सीखना है। ओके, आइए रूल्स, या रूल्स से पहले आपके टाइप्स और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने अब तक पढ़ी हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स जितनी भी पढ़ी हैं, उन सभी के क्वेश्चन टैग बनते हैं। जैसे अगर आप एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे थे इज, तो इज के साथ में जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? इज नॉट। राइट। आर, इसके साथ में क्वेश्चन टैग बन जाएगा आरंट, जिसे क्या पढ़ा जाता है? आरंट, आर नॉट। ये जो दोस्तों आप इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, ओके, इसको एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है? इज नॉट, और शॉर्ट में इसको लिख दिया जाता है इस तरीके से। सेम इसी प्रकार आर नॉट, इसे शॉर्ट में लिख दिया जाएगा आरंट। राइट। एम, इसके साथ में आप एम का इस्तेमाल करते हो, तो एम नॉट, एम नॉट लिखा कैसे जाएगा? लिखने के लिए दोस्तों आप आरंट का ही इस्तेमाल करते हो एम नॉट के साथ भी, ध्यान देना इसका। फिर वाज, वाजंट या वाज नॉट कह सकते हो। वर, वरंट,
वर नॉट, ये पढ़ सकते हो इसे। हैज, हैजंट या हैज नॉट, राइट। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हैज की बात हो गई, हैव नॉट, और लिखा कैसे जाएगा, हैवंट। हैड, दोस्तों ध्यान करते जाइए, जितनी भी आपने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ी हैं उन सब का आज आपको रिवीजन हो जाएगा। हैड, हैड नॉट, और हैड नॉट को क्या लिखा जाएगा, हैडंट। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डू नॉट, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली क्वेश्चन टैग, डोंट। इसी तरीके से सिंगुलर के लिए डज का इस्तेमाल करते हो तो क्वेश्चन टैग बन जाएगा डज नॉट, और लिखा कैसे जाएगा, डजंट। पास्ट के लिए डिड, क्वेश्चन टैग बनेगा डिड नॉट, और लिखा कैसे जाएगा, डिडंट। आई बात समझ में दोस्तों। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। आइए आगे बढ़ते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या हो सकती हैं सर, अब आ जाइए। विल, वुड, शैल, शुड, विल नॉट, वोंट, वुड, वुड नॉट, वुडंट। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सर ये नया शब्द कहां से आ गया। विल का क्वेश्चन टैग बनता है विल नॉट, लिखा जाएगा वोंट। वुड का क्वेश्चन टैग बनता है वुड नॉट, लिखा जाएगा वुडंट। शैल का क्वेश्चन टैग बनेगा शैल नॉट, लिखा जाएगा शैंट। शुड नॉट, शुड का क्वेश्चन टैग शुड नॉट, लिखा जाएगा शुडंट। इसी तरीके से कैन, कांट, कैन नॉट को कांट लिखा जाएगा। इसी तरीके से कुड, कुड नॉट, और लिखा जाएगा कुडंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हर एक को अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपने सिंपल नियम बांध लीजिए भाई। जितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ought टू, यूज्ड टू, इन सभी के साथ में नॉट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन टैग आप बना सकते हैं। इज इट क्लियर, आई बात समझ में दोस्तों। 24 बनेंगे, 24 आपके पास क्वेश्चन टैग बन जाते हैं इसमें, राइट। तो इनका आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब हम नियम समझने जा रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन टैग दोस्तों सेंटेंस में यूज करेंगे उस समय क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर जो आपने नियम नहीं सीखे तो आपको चीजें सब एक जैसी लगेंगी कि सर ये भी इसके जैसा ही लग रहा है, इसको भी क्या यहां पर यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों गलती होने के चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक चीज गोल्डन रूल समझ लीजिए दोस्तों कि जब कभी आप क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं, अब रूल्स की बात कर रहे हैं तो रूल्स में जो बेसिक रूल है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा इसका दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस एन इन्वर्टेड कॉमा टी, ओके, एपोस्ट्रॉफी भी कह देते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ में नॉट प्लस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, एपी, एपी का मतलब होता है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। जो भी सही प्रोनाउन हो उसको आप यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। सर क्या प्रोनाउन ही इस्तेमाल होगी, यस, हमेशा यहां पर कोई ना कोई प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना है दोस्तों। बेशक सेंटेंस में, मेन सेंटेंस में चाहे नाउन है चाहे प्रोनाउन है,
सब्जेक्ट के रूप में तो भैया या तो आप नाउन का इस्तेमाल कर सकते हो या प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हो। और किसका इस्तेमाल कर सकते हो सर? और कई बार आपको एक चीज इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है अभी पिछली क्लासेस में, लेक्चर नंबर 5 में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स, कि इंग्लिश ग्रामर में दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको क्या कहा गया है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जैसे देयर और इट। इन दोनों को भी आप एज सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों सेंटेंस में। तो बेशक कुछ भी आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ भी XYZ किसी भी चीज को, लेकिन जब आप उसका क्वेश्चन टैग बनाओगे दोस्तों तो वहां पर आप उस नाउन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे आपने नाउन करी चाहे प्रोनाउन करी, क्वेश्चन टैग में तो आपको प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर, और कोई तरीका नहीं है। राम श्याम गीता सीता मनोज सनोज कोई भी आप नाम ले लीजिए, XYZ, एल्बर्ट, डेविड, पीटर, कुछ भी आप नाम ले लीजिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे दोस्तों उसका, तो वहां पर आपको प्रोनाउन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों जब कभी आप एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा किस तरीके से बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब लेनी पड़ेगी, उसके साथ में एन, एपोस्ट्रॉफी और टी। ये किसका शॉर्ट फॉर्म होता है? नॉट का, ठीक है, ये नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है। नॉट आप एफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते समय पूरा लिख सकते हैं, लेकिन जब कभी आप क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो आपको एन, एपोस्ट्रॉफी टी, ये इस रूप में ही इस्तेमाल करना है। और उसके बाद में आगे क्या लगेगा, कोई भी एप्रोप्रिएट प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे। कोई भी का मतलब ऐसा नहीं है सर मेरी इच्छा हुई ये इस्तेमाल कर लूं, नहीं नहीं नहीं, एप्रोप्रिएट। वो एप्रोप्रिएट क्या होगा, वो नियम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोनाउन यहां पर एप्रोप्रिएट रहेगी। इस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन को ही यहां पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, यही इस क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी बन जाता है। अब ये मत सोचिएगा कि सर सब्जेक्ट है तो क्या उसमें नाउन भी आ सकती है, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में हमेशा प्रोनाउन का ही इस्तेमाल होना है, राइट। आइए इसके जस्ट या एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। राजेश राइट्स राजेश इज राइटिंग अ लेटर। राजेश एक पत्र लिख रहा है, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। राजेश इज राइटिंग ए लेटर। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या इस्तेमाल हो रही है सर, इज इस्तेमाल हो रही है, इज ले लीजिए, उसके साथ में एन, एपोस्ट्रॉफी टी और एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लीजिए। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, एक लड़का है सर, लड़के के लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल हो सकती है, ही इस्तेमाल हो सकती है, इजंट ही। तो ये आपका क्वेश्चन टैग बन गया। राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा एक गाना गा रही है, ऑक्सिलरी वर्ब सर इज का इस्तेमाल हो रहा है, एन लगा दीजिए, एपोस्ट्रॉफी और टी, इजंट, और एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, काम कौन कर रहा है, एक लड़की कर रही है, लड़की के लिए शी, इजंट शी। राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, राधा एक गाना गा रही थी, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गई, वाज। वाज के साथ में एन, एपोस्ट्रॉफी टी, वाजंट, और एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, लड़की है तो उसके लिए शी लगा दीजिए, वाजंट शी। इस तरीके से दोस्तों आप एफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे तरीके से पहले एनालाइज कर लीजिए, इसमें क्या वर्ब लग रही है और क्या इसका सब्जेक्ट है। जो भी वर्ब है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, एन, अपोस्ट्रॉफी टी, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार यहां पर आप एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का जोड़ कर देंगे, राइट। अब देखिए दोस्तों बात आती है नेगेटिव सेंटेंस की। एफर्मेटिव तो इस तरीके से बन गया सर, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तब क्या होगा, अगर आपके पास नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने का नियम क्या कहता है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट, जो आपने एफर्मेटिव के लिए सीखा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर आप कोई नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी मदद नहीं की, यू डिड नॉट हेल्प मी,
तुमने मेरी मदद नहीं की। नेगेटिव सेंटेंस है अब दोस्तों ये, भाई आपने एक नेगेटिव सेंस का यहां पर बोध करवाया ना, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस का जब कभी आपको दोस्तों क्वेश्चन टैग बनाना है तो थोड़ा सा यहां पर सतर्क रहना है। सतर्क इन द सेंस, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब ले लीजिए प्लस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन ले लीजिए, या जिसे हम सब्जेक्ट भी कह रहे हैं। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लीजिए या सब्जेक्ट, और उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों यहां पर क्या है? डिड। ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। यू डिड नॉट हेल्प मी, डिड यू? अब जब इस सेंटेंस को पूरा एक साथ लिखा जाएगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, यू डिड नॉट हेल्प मी, कॉमा डिड यू। इस तरीके से दोस्तों अब ये क्वेश्चन टैग बना है। पहले अपना आपको ये चेक करना है कि सेंटेंस मेरा एफर्मेटिव टाइप है या नेगेटिव टाइप है। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नॉट लग करके बनेगा, एन एपोस्ट्रॉफी टी। सेंटेंस अगर एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव का बन जाता है। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव रहेगा दोस्तों। उल्टा चलता है ये रिलेशन हमेशा। एफर्मेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में नेगेटिव नॉट लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके क्वेश्चन टैग में नॉट मत लगा देना, इसके क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ही रहेगा। उसमें क्या करना है आपको? ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट, इन दो चीज का केवल ध्यान रखना है। मेरी बात आ रही है समझ में? क्वेश्चन टैग दोस्तों हमेशा सेंटेंस का अपोजिट रहता है। सेंटेंस एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में चला जाएगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग फिर पॉजिटिव में चला जाएगा। उसमें दोबारा से नॉट का जोड़ मत कर देना, गलत हो जाएगा नहीं तो। राइट? आ रही मेरी बात समझ में? आइए आगे बढ़ते हैं। रूल्स की दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी आप क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो क्वेश्चन टैग बनाते समय सबसे पहली बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि मेन वर्ब्स का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है क्वेश्चन टैग में। मेन वर्ब्स आर नेवर यूज्ड। आपने सेंटेंस में कहा दिनेश इज राइटिंग ए लेटर, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है इज, उससे क्वेश्चन टैग बनेगा। राइट से कभी भी क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। इज राइटिंग ही या इज नॉट राइटिंग ही या इज नॉट रिटन ही, ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब लीजिए, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो नॉट का इस्तेमाल कर लीजिए, नेगेटिव है तो नॉट का इस्तेमाल रहने दीजिए, उसके बाद में प्रोनाउन लगा लीजिए। मेन वर्ब जो भी है सेंटेंस की, उसका इस्तेमाल दोस्तों क्वेश्चन टैग में कभी भी नहीं होना है। राइट? दूसरी बात, प्रोनाउन का इस्तेमाल होना है। क्वेश्चन टैग में आपको एक प्रोनाउन जरूर चाहिए, क्योंकि वही प्रोनाउन क्या काम करेगी? क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट का काम करेगी। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन टैग में हमेशा कोई ना कोई प्रोनाउन चाहिए। वही आपकी जो तीनों पर्सन की प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, इन्हीं प्रोनाउंस में से कोई ना कोई वहां पर जरूर मौजूद मिलेगी। उसके बगैर दोस्तों क्वेश्चन टैग पूरा कभी नहीं हो सकता, तो ये बात जान लीजिए। तीसरी चीज, नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा और नाउन का इस्तेमाल भी नहीं होगा क्वेश्चन टैग में। क्वेश्चन टैग में आप नाउन को एज सब्जेक्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। इवन सब्जेक्ट ही क्या, आप कहीं पर भी क्वेश्चन टैग में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन टैग में दो ही चीजें चाहिए, दो या फिर मैक्सिमम तीन। भाई सबसे पहला तो ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, फिर नॉट चाहिए। नॉट का इस्तेमाल ऑप्शनल है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो कीजिए, नहीं है तो नॉट का इस्तेमाल मत कीजिए, और लास्ट में आपको एक एप्रोप्रिएट प्रोनाउन चाहिए। तो इन तीन चीजों के अलावा क्वेश्चन टैग में चौथी चीज आनी ही नहीं है, तो इसलिए नाउन का इस्तेमाल भी दोस्तों यहां पर नहीं किया जा सकता। राइट? चौथी चीज कि आपकी जो भी ऑक्सिलरी वर्ब
या ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं आप क्वेश्चन टैग में, तो वहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि मेन सेंटेंस में जो भी एक्चुअल सब्जेक्ट है उसका नंबर और पर्सन क्या है। वहां पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपका जो एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लगेगा क्वेश्चन टैग में वो भी प्लूरल के हिसाब से आना चाहिए। एक्चुअल सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन का है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एप्रोप्रिएट प्रोनाउन लेनी पड़ेगी। नंबर एंड पर्सन का जो ये तालमेल हमने पिछली क्लासेस में सीखा है ये यहां पर भी दोस्तों चालू रहेगा। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल सब्जेक्ट है सेंटेंस का, क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज करोगे वो उससे मैच खानी चाहिए। नंबर एंड पर्सन मैच करते रहना चाहिए। वो बैलेंस अगर बिगड़ा तो सेंटेंस की लुटिया डूब जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, राइट। अच्छा, तो दोस्तों अब रूल्स स्टार्ट करने हैं हमें। ये तो हमने दोस्तों मोटी मोटी बातें इसकी जान ली हैं। रूल्स की जब बात करते हैं तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। पहला रूल कहता है कि एफर्मेटिव सेंटेंस अगर आपके पास है दोस्तों तो उसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मोहित प्लेज वेल, मोहित बढ़िया खेलता है, एक एफर्मेटिव सेंटेंस है दोस्तों। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। और कैसे बनेगा, यहां पर दोस्तों देखिए, मोहित प्लेज वेल, क्या किसी ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है सर? नहीं सर, एक ही वर्ब है और वो मेन वर्ब की जगह पर लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे सर, हम देखेंगे कि ये कौन से टेंस का है। ये सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सर आप डू या डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डू या डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब, अब देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सर सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डज का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सर डज ले लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कैसा है दोस्तों, सिंगुलर है। सबसे पहले आपने देखा मोहित प्लेज वेल, ये सेंटेंस है। ये सर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो हमें कोई डायरेक्टली मिल नहीं रही है, केवल एक मेन वर्ब दी हुई है। ऑक्सिलरी वर्ब हमें ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे, टेंस देखिए, ये प्रेजेंट टेंस का है तो डू या डज का इस्तेमाल हो सकता है सर। ठीक है भाई, परफेक्ट होता तो आप यहां पर हैज को भी ले सकते थे, लेकिन अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसलिए केवल डू या डज का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट कैसा है सर, सिंगुलर है सर, सिंगुलर के लिए डज का इस्तेमाल होता है, डज आपने ले लिया। प्लस क्या होगा, एन एपोस्ट्रॉफी टी, वही नियम है जो मैं अब थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किए थे। डज प्लस नॉट प्लस एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, प्रोनाउन लेनी है। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग सर, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन है सर, कोई नाम है, नाम, और वो भी किसका, लड़के का, तो ही का इस्तेमाल हो जाएगा। क्या बन गया, डजंट ही। मोहित प्लेज वेल, डजंट ही, ये बन गया आपका क्वेश्चन टैग। अब इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन टैग आपका क्या बना है, मोहित प्लेज वेल डजंट ही, इस तरीके से समझे दोस्तों, मोहित प्लेज वेल डजंट ही। इसी तरीके से दे आर स्टडिंग, वो लड़के पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग, एफर्मेटिव सेंटेंस सर। देखिए ध्यान से, क्या यहां पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल रही है? हाँ सर, इस सेंटेंस में तो ऑक्सिलरी भी है और मेन भी है। ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, ये सर मेन वर्ब हो गई, स्टडिंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब उठा लीजिए, आर। उसके साथ में पॉजिटिव सेंटेंस है तो सर एन एपोस्ट्रॉफी टी, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अब एप्रोप्रिएट प्रोनाउन देखिए सर, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे के लिए सर दे तो ऑलरेडी प्रोनाउन है तो इसको तो एज इट इज इस्तेमाल कर लीजिए। क्या बन गया,
आरंट दे, आरंट दे, दे आर स्टडिंग, आर नॉट दे। तो जब कभी आपने दोस्तों पहला नियम ये जाना है कि एफर्मेटिव सेंटेंस आपके पास अगर है तो उसका क्वेश्चन टैग दोस्तों नेगेटिव बनेगा, उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनना है, राइट। चलिए, बेसिक नियम दोस्तों सबसे पहला यही है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे की सारी महाभारत दोस्तों फिर मुश्किल हो जाती है आपके लिए। ये सबसे बेसिक नियम है कि जब कभी आप क्वेश्चन टैग बनाएं तो सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपका सेंटेंस किस तरह का है, क्या वो सिंपल सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में भी सर वो एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। अगर एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बन जाएगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद में फिर इंपेरेटिव की कहानी होती है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों कवर करेंगे, ठीक है। लंबा दो क्लास का टॉपिक है दोस्तों, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रूल्स हमारे अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास को एंड करने से पहले दोस्तों जो हमारा जीएस का क्वेश्चन है इसे एक बार आप सभी के साथ में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हमारे 49th चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है दोस्तों। जस्टिस उदय उमेश ललित जी को देश का 49वां 49th चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। इनके जो प्रेडेसेसर थे यानी कि 48th चीफ जस्टिस कौन थे, श्री एनवी रमन्ना, ठीक है। तो अभी रिसेंटली दोस्तों हमारे जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं इनसे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जो क्वेश्चन भी आज हमने आपके साथ में पुटअप किया है कि हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक, इंडिपेंडेंट भारत की हिस्ट्री में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 1947 से पहले जो भी चीफ जस्टिस रहे हों मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। 1947 जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर के अब तक हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं। तो चार ऑप्शंस थे आपके सामने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, अल्तमश कबीर, ऑप्शन सी रंजन गोगोई या फिर ऑप्शन डी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ या वाई वी चंद्रचूड़ भी इन्हें शॉर्ट में कहा जाता है, जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़। ओके, अब दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे जो बाकी तीन ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो डी ऑप्शन जो है वाई वी चंद्रचूड़ साहब, इनके बारे में ये जान लीजिए कि ये देश के 16th चीफ जस्टिस थे, 16th, ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, 1978 से लेकर के 1985 तक, 78 से लेकर के 1985 तक 7 साल तकरीबन 4 महीने, 7 years 4 months, 7 years 4 months का इनका दोस्तों टेन्योर था। ये अब तक का रिकॉर्ड है, इतने लंबे समय तक हमारे देश में कोई भी चीफ जस्टिस नहीं रहा है। और इनके कार्यकाल में कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क डिसीजंस भी आए थे, जिनमें सबसे पहला था दोस्तों मिनर्वा केस मिल्स का, मिनर्वा मिल्स वाला जो केस था दोस्तों, जिसमें कि संविधान का क्या कुछ स्ट्रक्चर चेंज किया जा सकता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट आई थी। तो वो वाई वी चंद्रचूड़ साहब की अध्यक्षता वाली बेंच ने ही दी थी। इसके अलावा हेबियस कॉर्पस, क्योंकि उस इनके टेन्योर के दौरान ही इमरजेंसी लगी हुई थी, तो हेबियस कॉर्पस जो चीज़ होती है इसके बारे में भी जो जजमेंट्स आए थे वो चंद्रचूड़ साहब के टेन्योर के ही थे। और एक और इम्पोर्टेंट केस है दोस्तों इनका, जिसमें इनकी जजमेंट कई बार कोर्ट की जाती है, वो है शाह बानो वाला केस, ठीक है। तो ये सारी बातें तकरीबन आपको पता होनी चाहिए कि 16वें चीफ जस्टिस थे भारत के, सबसे लंबे टेन्योर तक रहे, 7 साल 4 महीने तकरीबन, और ये 2-3 इंपॉर्टेंट केस इनके टेन्योर में आए थे। इसके बाद में आते हैं ऑप्शन ए पर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी से इलेक्ट होने वाले पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। मतलब मतलब नॉन हिंदू कोई भी कम्युनिटी से पहला चीफ जस्टिस भारत का बना हो तो उसमें मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब का नाम आता है। ये 11वें चीफ जस्टिस थे और इनका टेन्योर रहा था दोस्तों 1968 से लेकर के 1970। 11th चीफ जस्टिस थे, 1968 से लेकर के 1970 तक इनका टेन्योर रहा। और इनकी जो इम्पोर्टेंट खासियत रही इनके टेन्योर की या इनके जीवन काल की, कि ये
इकलौते ऐसे शख्सियत थे दोस्तों भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, जो प्रेसिडेंट ऑफिस में भी रहे। हालांकि ये प्रेसिडेंट कभी इलेक्ट नहीं हुए थे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा कि अगर किसी समय पर भारत में अगर प्रेसिडेंट नहीं है और अकस्मात उस समय पर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो प्रेसिडेंट की सीट संभालेगा। तो दोस्तों इनकी अचीवमेंट ये रही कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं और एक दफे ये वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो तीनों पोस्ट दोस्तों इन्होंने होल्ड करी है। ये रिकॉर्ड इनके अलावा भारत में और किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब की। ठीक है, ऑप्शन बी जो है अल्तमश कबीर, ये दोस्तों देश के 39th चीफ जस्टिस बने 2012-13 में। ये 39th चीफ जस्टिस थे, टेन्योर इनका 2012-13 का था। इनका रिकॉर्ड तो वैसे और कुछ नहीं है बस, लेकिन इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले झारखंड जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रह चुके थे। ठीक है, उससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में भी इन्होंने एज लॉयर एज वेल एज जज सर्विस कर रखी है। इसके बाद में ऑप्शन सी रंजन गोगोई के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये दोस्तों देश के 46th चीफ जस्टिस थे। कौन से नंबर, इनका नंबर कितना था? 46th। ठीक है, और टेन्योर की बात करें दोस्तों तो टेन्योर इनका 2018 से 19 का था। 2018 से 19, 2018-19 में इनका टेन्योर रहा है दोस्तों। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि फर्स्ट चीफ जस्टिस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, भारत के उत्तर पूर्व से नियुक्त होने वाला पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? रंजन गोगोई साहब थे। एक और रिकॉर्ड इनके नाम पर है कि ये असम के जो चीफ मिनिस्टर, इनके फादर असम के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो किसी भी भारतीय स्टेट के चीफ मिनिस्टर का बेटा पहली बार अगर चीफ जस्टिस बना है तो वो रंजन गोगोई साहब हैं। ठीक है, ये दो चीजें इनके बारे में रिकॉर्ड हैं कि नॉर्थ ईस्ट से बनने वाला पहला चीफ जस्टिस और किसी स्टेट के सीएम का बेटा पहला चीफ जस्टिस बना हो, वो भी यही है, रंजन गोगोई साहब। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये सारी जानकारी आपको रुचिकर लगी होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो आज का सेशन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपने जानकारों में चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारियों को बदस्तूर जारी रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।